जी मेरा ख्याल लेक्चर स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। अभी कुछ ही देर में हम स्टार्ट करते हैं मार सीरीज का नया लेक्चर। और जैसा कि आप लोगों ने पिछला भी ज्वाइन किया उसका लेक्चर्स, तो उसमें हमने जो वापस सर ने जो हमें बताया वो स्प्लिट रोवर, अपॉर्चुनिटी रोवर और एक फोनिक्स लेटर के प्रॉब्लम में मतलब काफ़ी मालूमात दी थी, जिससे हमें पता चला कि मरीज की सतह या ज़ेरी सतह जो है इसका क्या क्या चीज़ें आश्कार हुई हमारे सामने और हमें उनके राज पता चले। हम इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो बाकी सर आपसे गुजारिश है कि फिर आप आगे मेरे ख्याल है आज फिजिक्स पे आपने कहा था कि इस लेटर के बारे में मज़ीद इसके मुतालिक आप बताएँगे। तो बस हम मुंतज़िर हैं, आप इसको आगे बढ़ाएँ। जी बाकी हाँ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फ़ीनिक्स लैंडर पे आज हमने बात करनी है। और फ़ीनिक्स लैंडर जो है ये भी उन खलाई जहाज़ों में से एक है जो मार्स की सरफेस पे कामयाबी से उतर गए थे। ये अब जो हमारे साथ हैं लेक्चर सीरीज़ में उनको याद होना चाहिए कि लास्ट हमने बात की है स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के हवाले से। तो अब मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये ईयर है जनाब 2008, 2007 एंड 2008। तो ये वो टाइम है कि जिस टाइम में अपॉर्चुनिटी रोवर और स्पिरिट रोवर दोनों मार्स की सरफेस के ऊपर काम कर रही थी, मौजूद थी। स्पिरिट रोवर जो है वो भी एक्टिव थी, अपॉर्चुनिटी रोवर जो है वो भी एक्टिव थी। और ये दोनों रोवर्स जो हैं ये जिस मार्स के एरिया में काम कर रही थी वो रिलेटिवली इक्वेटोरियल रीजन था, इक्वेटर के करीब का इलाका था। और ये याद रखने की बात है कि जी अर्थ का और मार्स का जो एक्सेस की जो टिल्ट है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है। और हमें बहुत इजी होता है कि हम मार्स के इक्वेटोरियल रीजन में लैंड करें। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इक्वेटोरियल रीजन में लैंड करना हमारे लिए रिलेटिवली ईजी रहा है हमेशा। इसीलिए हमने मार्स पे हमेशा इक्वेटोरियल रीजन में जितने भी खलाई जहाज़ उतारे हैं वो इक्वेटर के आसपास ही उतारे हैं। स्पिरिट भी ऐसे ही है, अपॉर्चुनिटी भी ऐसे ही है। उससे पहले जो वाइकिंग्स थे वो भी वैसे ही थे। पाथ फाइंडर मिशन बड़ा इंपॉर्टेंट, वो भी वैसे ही था। लेकिन जिस मिशन का जिक्र आज मैं करने लगा हूँ वो हमने प्लान किया था कि उसको हम पोल के, नॉर्थ पोल के, मार्स के नॉर्थ पोल के करीब उतारें। और उसकी रीज़न क्या थी, क्योंकि हम ये भी जानते हैं, हम नॉर्मली हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि मार्स के जो पोल्स हैं उनके ऊपर जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड भी है और पानी भी है, यानी फ्रोजन फॉर्म में ये दोनों चीज़ें पोलर रीजन्स में मौजूद हैं, जिनको हम पोलर आइस कैप्स कहते हैं। तो लिहाजा ये जो मिशन था ये ज़रा पोल के बाकी मिशंस की निस्बत करीब था। लिहाजा हम बात करने लगे हैं जी फीनिक्स लैंडर की। और फीनिक्स लैंडर एक ऐसा मिशन था कि जो रोवर की तरह, जिसके टायर्स नहीं थे, जिसके व्हील्स नहीं थे, और ये जहां पर भी इसने उतरना था बस वहीं रहना था। ठीक है जी, मजीद आप ये जहन में रखें कि फीनिक्स लैंडर चल नहीं सकता था, जैसे कि वाइकिंग लैंडर्स थे वो भी चल नहीं सकते थे। तो इसने भी जहां उतरना था बस वहीं पर रहकर अपनी रिसर्च इसने करनी थी। तो लिहाजा ये बिल्कुल वाइकिंग्स की तर्ज पे। अच्छा, लेकिन ये याद रखें कि उतरने के लिए, मार्स पे उतरने के लिए मैंने आपको बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में ना आपको मैंने कुछ प्रोसीजर्स बताए थे। जो शुरू के लेक्चर्स में थे उनको याद होगा कि मार्स पे उतरने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। उनमें से वाइकिंग्स ने जो तरीका अपनाया था मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं, ताकि मैं फीनिक्स लैंडर की आपको बता सकूं कि क्या फ़र्क है उसमें। अगर आपको याद हो तो वाइकिंग लैंडर्स जो थे, जो 1970s का जिक्र है, सबसे पहले वाइकिंग खलाई जहाज जो हैं वो मार्स के ऑर्बिट में गए थे। उन्होंने मार्स के गिर्द चक्कर लगाया, वहां से फिर उन्होंने लैंडिंग की थी। ये वाइकिंग्स ने ऐसे किया था। लेकिन पाथफाइंडर मिशन जो था वो सीधा मार्स पे उतरा था, यानी जमीन से आया और सीधा सीधा मार्स पे उतर गया। और स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने भी यही पाथ फॉलो किया, बिल्कुल सीधा सीधा वो मार्स के ऊपर उतर गई। आपको पता है स्पिरिट एक तरफ मार्स के और अपॉर्चुनिटी दूसरी तरफ उतरी थी, बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शंस में। तो ये जो अप्रोच लैंडिंग की थी, यही हमने अप्रोच
ये फीनिक्स लैंडर में भी हमने रखी। सो फीनिक्स लैंडर को हमने बिल्कुल सीधा सीधा मार्स के एटमॉस्फेयर में एंटर किया, और मार्स का एटमॉस्फेयर जो था जी, उसमें एंटर होने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सारे खलाई जहाज़ों में कॉमन है, उसमें फीनिक्स लैंडर भी शामिल है। मसलन ये याद रखें कि जी खलाई जहाज़ सबसे पहले एक शेल में बंद होता है, और वो शेल जो है उसके आगे हीट शील्ड होती है। हीट शील्ड आपको बचाती है जब आप एटमॉस्फेयर में री एंटर होते हैं, इसमें भी हीट शील्ड मौजूद थी। फिर उसके बाद पैराशूट खुलता है। पैराशूट जब खुलता है तो उससे ज़रा डिसेलरेशन होती है, मज़ीद स्पीड कम होती है। फिर हम हीट शील्ड को अलग कर देते हैं, और ये जो फीनिक्स लैंडर है ये जब अपने बैक शेल से अलग हुआ तो रॉकेट थ्रस्टर्स की मदद से ये फिर आराम से मार्स की सरफेस पे उतर गया। यानी इसने सॉफ्ट लैंडिंग रॉकेट थ्रस्टर्स की मदद से की है, इस पे कोई एयर बैग्स का कोई सिस्टम नहीं था। लिहाजा ये इमेज अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहीं से हम अपनी बात को आगे लेके चल सकते हैं। कुछ इमेजेस मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ जी, और कोशिश करेंगे आज हम इन्हीं इमेजेस की मदद से कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करें। टाइम भी आज हमारे पास थोड़ा सा लेस है। तो जब फीनिक्स लैंड, अच्छा ये जो इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है, डेफिनेटली मार्स की सरफेस पे कोई खड़ा तस्वीरें नहीं खींच रहा था। सो ये फीनिक्स लैंडर मार्स की सरफेस पे कुछ ऐसे उतरा, यानी ये आप देख सकते हैं रॉकेट थ्रस्टर्स हैं, और रॉकेट थ्रस्टर्स की मदद से इसने अपनी स्पीड को स्लो किया। ये इसकी लेग्स डिप्लॉय हो गई हैं, और ये मार्स की सरफेस पे इस तरह इसने लैंड किया। और उसके बाद लैंड करने के बाद फिर इसके सोलर पैनल्स खुले, और ये सोलर पावर्ड खलाई जहाज था, यानी सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट था। अब यहाँ ये पॉइंट भी याद रखने का है कि जी जो इसकी लोकेशन थी मार्स के ऊपर उतरने की, आपको वैसे भी पता है, अर्थ के हवाले से भी ये बात आप जानते हैं कि हमारे पोलर रीजन में जब रात होती है तो वो लंबी रात हो जाती है, जब दिन निकलता है तो लंबा ही दिन निकल आता है। तो मार्स के साथ भी एग्जैक्टली वैसे ही है, क्योंकि मैं बता चुका हूं कि दोनों की एक्सिस की टिल्ट मार्स की और अर्थ की एक जैसी है। सो अगर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं तो ये जनाब मार्स का डायग्राम है, मार्स की सरफेस है कंप्लीट। ये इसका नॉर्थ पोल है, और साथ साथ हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी इसके ऊपर प्लॉट किए हुए। सो ये सारी पोलर आइस कैप है, एंड दिस इज द लोकेशन वेयर द फीनिक्स लैंडर लैंडेड। तो काफ़ी पोलर रीजन के करीब हमने फीनिक्स लैंडर को उतारा। तो अब ये जहन में रख के उतारा कि वहाँ पर सन की लाइट ज़्यादा अरसे अवेलेबल नहीं रहेगी। अब आपको याद होना चाहिए कि स्पिरिट में और अपॉर्चुनिटी के केस में उनके सोलर पैनल्स पे डस्ट एक्यूमुलेट हो गई थी, लेकिन इसके केस में डस्ट हो एक्यूमुलेट सोलर पैनल्स पे या ना हो, लेकिन सन ने वैसे ही कुछ अरसे के बाद गरूब हो जाना था, तो इसलिए इसकी लाइफ ज़्यादा हो ही नहीं सकती थी। इसमें डस्ट का कोई इशू नहीं था, इसमें इशू सन का हॉराइजन से ऊपर होना था, और वो आपको पता है कि पोलर रीजन में ज़्यादा देर सन ऊपर नहीं रह सकता। लिहाजा ऑलरेडी हमें पता था कि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है, और इसकी ज़िंदगी एक्चुअली बहुत कम थी। कितनी ज़िंदगी थी ये मैं अब आपको कुछ थोड़े से नंबर्स बता देता हूँ ताकि बात फिर आगे बढ़ सके। जनाब इसको हमने लॉन्च किया था ज़मीन से 4 अगस्त 2007। यहाँ मैं लिख देता हूँ जी 4 अगस्त 2007 ये फीनिक्स लैंडर को हमने लॉन्च किया था, और थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेकर 10 मंथ्स का टाइम लेकर इसने जनाब मार्स के ऊपर लैंडिंग की है। वो भी डेट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, दैट इज 25 मई 2008 में, और मई की 25 तारीख मई 25 ये मार्स के ऊपर उतरा। और जब इसका मिशन ख़त्म हो गया, जब इसने काम करना बंद कर दिया, तो वो डेट थी जी नवंबर की 2 तारीख थी 2008। सो बिल्कुल एंड ऑफ द मिशन इज 2 नवंबर 2008। अब आप अगर देखें तो इसकी लैंडिंग और आखिरी सांसें जब इसने ली हैं तो उसके बीच में 6 मंथ्स हैं टोटल। तो 6 महीने इसने मार्स की सरफेस को एक्सप्लोर किया है, इससे ज़्यादा इसने मार्स की सरफेस को एक्सप्लोर नहीं किया। और रीज़न मैंने आपको बता दी, क्योंकि जिस एरिया में ये उतरा वहाँ पर सन की लाइट वैसे ही कुछ अरसे के बाद ख़त्म हो गई। अच्छा जी, जैसे ही फीनिक्स लैंडर मार्स की सरफेस पे उतरा, अब यहीं से सरप्राइजेस शुरू होते हैं। बल्कि एक सेकंड जी, मैं थोड़ा सा और पीछे चला जाऊं। सबसे पहले का जो फेज़ है वो है EDL, एंट्री डिसेंट एंड लैंडिंग। यानी फीनिक्स लैंडर मार्स के एटमॉस्फेयर में से गुजरा, पैराशूट खुला, स्पीड कम हुई, फिर इसने लैंडिंग की रॉकेट थ्रस्टर्स की मदद से।
अच्छा, मार्स की सरफेस पर हमने बहुत सारे खलाई जहाज तो उतारे हैं, लेकिन उसके ऑर्बिट में भी बहुत सारे खलाई जहाज हमने भेजे। तो ये जहन में रखें कि जब फीनिक्स लैंडर जो है ये मार्स को अप्रोच कर रहा था, उस वक्त इसके मार्स के ऑर्बिट में बहुत सारे खलाई जहाज पहले से मौजूद थे। जो खलाई जहाज मार्स के ऑर्बिट में पहले से मौजूद थे, उनमें से एक खलाई जहाज का नाम है MRO। ठीक है जी, अब मैं उस खलाई जहाज की बात कर रहा हूं जो ऑर्बिट में है, मार्स के ऑर्बिट में है। कौन से खलाई जहाज की हम बात कर रहे हैं जी? MRO, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, MRO। ये पहले से मार्स के ऑर्बिट में था और भी खलाई जहाज मार्स के ऑर्बिट में पहले से मौजूद थे, लेकिन MRO जो है, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, इस पे एक बड़ा जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। और वो वैसे तो ये MRO की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये इस काबिल है कि इस खलाई जहाज पे बहुत डिटेल में हम बात करें, लेकिन देखेंगे कि जी हम इस पे बात करते हैं कि नहीं करते। लेकिन आज के लिए जो बात मैंने करनी है, बस मैं उस पे जाता हूँ। तो वो जो एक इंस्ट्रूमेंट का मैं जिक्र कर रहा हूँ जी, उसका नाम है हाई राइज कैमरा। हाई राइज कैमरा यूं समझ लें कि इस मिशन से पहले, ये MRO से पहले, कोई इतना जूम करके या इतनी मैग्निफिकेशन पे मार्स की सरफेस को खलाई जहाज ऑर्बिट से नहीं देख सकता था जितना ये देख सकता था। इसने क्या किया कि जब फीनिक्स लैंडर मार्स के एटमॉस्फेयर में से गुजर रहा था, एट दैट टाइम MRO जो ऑर्बिट में था, MRO ने अपना कैमरा घुमाया, हाई राइज कैमरा विद टेलीस्कोप, और इसने उस रीजन की तस्वीर खींची विद दिस होप कि शायद हम उसको कैप्चर कर सकें। उस रीजन की तस्वीर खींची जहां से फीनिक्स लैंडर गुजर के मार्स की सरफेस पे उतर रहा था, यानी अभी वो मार्स के एटमॉस्फेयर में था। सो दिस इज दैट पिक्चर। ठीक है जी, ये इमेज मैं आपसे यहां पर शेयर कर रहा हूं। ये MRO का इमेज है जो उसने ऑर्बिट से लिया उस वक्त जब फीनिक्स लैंडर मार्स की सरफेस की तरफ अप्रोच कर रहा था। अच्छा, ये इमेज जो है ये काफी वाइड इमेज है और उसमें एक बहुत बड़ा क्रेटर भी आपको नजर आ रहा है, लेकिन अगर इस रीजन को गौर से देखा जाए, पता नहीं सेलफोन के कैमरे में ये पता चलेगा कि नहीं चलेगा, अगर इस रीजन को आप थोड़ा सा जूम करें अलग से, तो आप हैरान होंगे कि MRO ने फीनिक्स लैंडर को बाकायदा उतरते हुए, मार्स की सरफेस पे उतरते हुए देखा। ये इसका पैराशूट है पीछे और ये खलाई जहाज है, यानी ये उस फेज से गुजर रहा था जब ये मार्स के एटमॉस्फेयर में अभी चल रहा था और पैराशूट खुला हुआ था। यही इमेज जो है ये मैं आपको एक और जगह पर भी थोड़ा सा जूम करके हमने इसको देखना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यकीनन इतनी दूर से आपने इमेज लिया है तो एक हद तक वाज़ेह हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सो दिस इज द फीनिक्स लैंडर एंड दिस इज द पैराशूट, और ये मार्स के एटमॉस्फेयर में से अभी गुजर रहा है। यानी पहली मर्तबा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, हमने किसी खलाई जहाज को EDL करते हुए देखा। और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि हम किसी खलाई जहाज को मार्स पे उतरते हुए, एटमॉस्फेयर में से गुजरते हुए देखेंगे। तो आप ये समझ लें कि MRO ने हमारे लिए एक कैमरामैन का किरदार अदा किया। अच्छा जी, जैसे ही फीनिक्स लैंडर मार्स की सरफेस पे उतरने के बाद एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें मिला, और वो सरप्राइज क्या था जी, वो भी मैं जल्दी से आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें जनाब, ये वो अच्छा, फीनिक्स लैंडर जो है उसके ऊपर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे, कैमरे भी थे काफ़ी सारे। एक उसमें रोबोटिक आर्म भी था, और रोबोटिक आर्म के आगे भी एक स्कूप भी लगा हुआ था जिसने मिट्टी को उठाना था, और एक उस पर कैमरा भी लगा हुआ था। तो रोबोटिक आर्म के आगे जो कैमरा था उसको आप किसी भी तरफ मूव करके पिक्चर्स ले सकते थे, और कुछ कैमरे वो थे जो खलाई जहाज पे फिक्स थे। तो खलाई जहाज जहां उतरा था, फीनिक्स लैंडर जहां उतरा, उसने अपने नीचे अंडर इटसेल्फ इमेज लिया, और ये इमेज हमारे सामने आया। अगर आप इस इमेज पे थोड़ा सा गौर करें, ये है जनाब फीनिक्स लैंडर की ये लेग्स हैं, और ये उसके जो हैं वो रेस्टिंग पैड्स हैं। एंड देन यू सी समथिंग कि यहां से मट्टी उड़ गई है। ये देखिए, मार्स की सरफेस की मट्टी इधर से उड़ गई है यहां से रॉकेट थ्रस्टर की मदद से, और एक प्लेन सी कोई सरफेस नमूदार हुई है। यानी ऐसा महसूस हो रहा है कि जहां खलाई जहाज उतरा वहां पर रॉकेट ने, चूंकि रॉकेट थ्रस्टर्स जो है उसकी मदद से ये उतरा था, उसने रॉकेट ने मट्टी उड़ाई है और नीचे से कोई प्लेन सरफेस
नमूदार हुई है। अच्छा, जितनी ये सरफेस प्लेन है, इससे अंदाजा हमने ये किया कि शायद ये बर्फ है, आइस है, पानी जमा हुआ है। लेकिन कैसे ये बहुत बड़ी, एक यूं समझ लें कि एक बहुत बड़ा दावा होता या दावा था कि आप ये कहते कि जी खलाई जहाज जहां उतरा है वहां थोड़ी सी अगर मिट्टी को हटाया जाए, ऐसे उड़ाया जाए, तो नीचे बर्फ की तह है। ये बात बहुत बड़ी बात थी। एकदम हमने इसका दावा नहीं किया, ना हमने एकदम ये अनाउंस किया कि जी खलाई जहाज बर्फ की तह पे उतर गया है, राइट। तो हमने इसको ऐसे नहीं बताया, लेकिन अगले चंद दिन में ये बात खुद ही प्रूव हुई। और प्रूव कैसे हुई वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में वो भी मैं आपको बता देता हूं। लिहाजा फिनिक्स लैंडर के नीचे मट्टी के उड़ने के बाद ये जो प्लेन सरफेस नमूदार हुई, ये बड़ी अजीब सी थी, इसको हम जहन में रखेंगे। फिनिक्स लैंडर ने क्या किया जनाब? फिनिक्स लैंडर ने उतरने के फौरन बाद अपने इंस्ट्रूमेंट्स खोले, सोलर पैनल्स खोले और अपना जो काम था जनाब, रिसर्च थी, वो शुरू कर दी। एक इसके अंदर बड़ा ज़बरदस्त और भी एक्सपेरिमेंट हमने प्लेस किया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है जनाब, ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? इस खलाई जहाज से एक ऐसा एक ऑब्जेक्ट निकला, यानी एक सिस्टम एक्सटेंड हुआ जिसके टॉप पे एक ऐसा सिस्टम था जो हैंगिंग सिस्टम था, एक लटकता हुआ एक सिस्टम था। और इसकी मदद से हमने किस चीज़ को आइडेंटिफाई करना था या करने की कोशिश करनी थी? हवाओं के चलने को हमने देखना था कि हवाएं इस एरिया में, मार्स के इस एरिया में हवाएं कैसे चलती हैं। तो आप ये देख सकते हैं जनाब, ये वो एक हैंगिंग ऑब्जेक्ट है और ये हैंगिंग ऑब्जेक्ट जो है ये तार की मदद से लटका हुआ है और ये खलाई जहाज का वो स्ट्रक्चर है जो कि एक्सटेंड हुआ। और ये वो एक समझ लें निशानी है कि जनाब अगर हवा नहीं चल रही होगी तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, और हवा चलेगी तो ये झूलता हुआ कहाँ से कहाँ जाएगा। इसकी मदद से आप हवाओं के चलने को और उनकी एयर की जो स्पीड है और उसकी जो कंपोजिशन है और डेंसिटी है उसको काफ़ी हद तक आप एनालाइज कर सकते थे, जो हमने किया इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो हमने फिनिक्स लैंडर पे लगाया था। और फिनिक्स लैंडर के ऊपर एक और बड़ा ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट हमने लगाया, और अगर मैं भूल नहीं रहा, मेरा ख्याल है आई एम वेरी मच श्योर कि ये और किसी खलाई जहाज़ पे हमने कभी ऐसा नहीं किया था। हमने फिनिक्स लैंडर के ऊपर एक लेज़र लगाई थी, ग्रीन लेज़र। ठीक है जी, लेज़र। अच्छा, एग्जैक्टली जो इंस्ट्रूमेंट का नाम है वो है लाइडार। जैसे आपने नाम सुना होगा ना रेडार, इसी तरह है लाइडार। लाइडार क्या करता है? लेज़र फायर करता है। लेज़र किसी भी चीज़ से टकराती है और फिर वापस आती है और उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है, जो इंफॉर्मेशन भी आपने गेट करनी है। अब ये याद रखें कि जी ग्रीन लेज़र जो है उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ऐसी हैं, वेवलेंथ ऐसी है कि अगर आप ग्रीन लेज़र को फायर करें ऊपर की तरफ, ग्रीन लेज़र को, तो ग्रीन लेज़र आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनसे टकरा के रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। किस्सा मुख्तसर ये कि ग्रीन लेज़र की मदद से हमने मार्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करना था, और ये पहली दफ़ा हमने ऐसा किया कि हमने किसी खलाई जहाज़ के ऊपर लाइडार लगाया या लेज़र लगाई कि वो एटमॉस्फेयर को स्कैन करे और एटमॉस्फेयर को एनालाइज करे। अब जो इमेज यहाँ पर मैं आपको दिखाने लगा हूँ जी, वो इमेज शायद बहुत ज़्यादा वाज़ेह प्रिंट तो नहीं हुआ, लेकिन ये इमेज रियल इमेज है। इसको मार्स की सरफेस से खलाई जहाज़ ने खुद तस्वीर खींच के हमें भेजा है, और ये इमेज कलर में भी नहीं है, इसलिए मैं बस आपको थोड़ा सा हिंट ही दे सकता हूँ। अगर आप गौर करें तो इस इमेज में एक ब्राइट सी लाइट आपको ये जाती हुई नज़र आ रही है। ये जो ब्राइट सी लाइट जा रही है ये बेसिकली लेज़र है जो खलाई जहाज़ ने खुद फायर की थी, और ये लेज़र जो है इसको जाते हुए आप देख सकते हैं क्योंकि इमेज में ये आई है। ये जो लेज़र थी इसने मार्स के एटमॉस्फेयर को स्कैन किया। कैसे स्कैन किया ये मैंने आपको बताया। लेज़र मार्स के डिफरेंट एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स से, डिफरेंट पार्ट से टकरा के वापस आई और इसने हमें बताया कहाँ क्या है, किस हाइट पर क्या है, कितनी डस्ट है, कहाँ पर क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन लेज़र ने हमें दी। क्या इंफॉर्मेशन हमें मिली, मैं जल्दी से एक बात बताऊं आपको, आपके लिए सरप्राइजिंग होगी। लेज़र बीम ने मार्स की सरफेस पर मार्स के एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स तो खैर हमने पहले भी डिस्कवर कर लिए थे। मार्स के एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स होते हैं, और क्लाउड्स भी पानी वाले वाटर बेस्ड क्लाउड्स होते हैं, ये तो पहले से हमें पता था। लेज़र ने
ये फिगर आउट किया कि उन बादलों से बर्फबारी होती है, बर्फ गिरती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे जमीन के ऊपर बर्फबारी होती है। लेकिन चूंकि मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत थिन है और बहुत ड्राई है, लिहाजा वो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े बादलों से जब गिरते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर ही डिसॉल्व हो जाते हैं, सरफेस पे पहुंचने का कोई चांस ही नहीं है। लिहाजा इसने फिनिक्स लैंडर ने यूं समझ लें कि मार्स पे बर्फबारी डिस्कवर की। हाँ, ये और बात है कि जी किस्मत है हमारी और मरीख की कि उसकी सरफेस के ऊपर बर्फबारी गिरती नहीं है, लेकिन होती ज़रूर है बादलों से। एंड देन द सरप्राइज केम, और वो सरप्राइज जो है जनाब वो मैं आपसे क्विकली शेयर करूं। याद है आपने ये वाला इमेज अभी थोड़ी देर पहले देखा, हमें ऐसा लगा कि खलाई जहाज के नीचे बर्फ की लेयर है जिसके ऊपर से मट्टी हटी तो नीचे बर्फ, लेकिन इस बात को कंफर्म हमने किया कुछ दिन के बाद। वो कैसे, ये एक और इमेज मैं आपको दिखाता हूं, बल्कि ये एक इमेज नहीं, दो इमेजेस हैं और ये दोनों इमेजेस साइड बाय साइड आप देखेंगे। एक है जनाब सोल 20, सोल कहते हैं मार्स के दिन को, मरीख का जो दिन होता है उसको हम सोल कहते हैं। ये सोल 20 का इमेज है और ये सोल 24 यानी मरीख के 4 दिन के फर्क से हमने दो इमेजेस लिए। फिनिक्स लैंडर का जो रोबोटिक आर्म था उसने जमीन को थोड़ा सा खोदने की कोशिश की, थोड़ा सा उसमें एक छोटी सी एक ट्रेंच बनाने की कोशिश की, खंदक बनाने की कोशिश की। तो रोबोटिक आर्म कोई ज्यादा नीचे नहीं जा सका, खुदाई नहीं कर सका। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जी कोशिश की गई है कि मार्स की सरफेस को खोदा जाए और कुछ सफेद सफेद सा नीचे से नजर आ रहा है, और जरा आपने फोकस रखना है इसके ऊपर। ये देखें, ये जो सफेद सफेद कोई चीज है इसके पीसेस ये पड़े हुए हैं, ये इस सफेद सफेद मटेरियल के ये पीसेस हैं, और 4 दिन के बाद ये पीसेस नहीं हैं, उसी जगह पर ये पीसेस मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सफेद सफेद मट्टी के नीचे है ये बेसिकली बर्फ है, और खोदने के दौरान बर्फ के पीसेस, टुकड़े छोटे छोटे टूट के यहां पर गिर गए, और बर्फ के छोटे छोटे पीसेस मार्स के एटमॉस्फेयर में सब्लिमेट हो गए। सब्लिमेट का मतलब ये होता है कि सॉलिड से सीधा इवेपोरेट हो गए, लिक्विड में भी कन्वर्ट नहीं हुए। लिहाजा ये कंफर्म हो गया कि जी हाँ, जहां पर खलाई जहाज उतरा है वहां पर नीचे बर्फ की बिल्कुल एक लेयर मौजूद है, और जब हमने लैंडिंग की थी तो वो जो मट्टी हट गई थी उसके नीचे वाकई बर्फ ही थी, और अब ये खुदाई में भी हमें पता चल गया कि जी वहाँ बर्फ ही मौजूद है। तो लिहाजा ये बहुत बहुत बड़ी डिस्कवरी हमने की है कि जनाब मार्स का ये इलाका जहाँ पर हमने लैंडिंग की है यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ मौजूद है। अगर आप दोबारा इस इमेज को देखें तो मार्स के इस इलाके में, और यकीनन इस इलाके में दूर तक ये पूरा इलाका जो है यहाँ पर मट्टी के नीचे, और ज़्यादा नीचे नहीं, ऐसे मट्टी को आप ऐसे हल्का सा उड़ाएं तो उसके नीचे बर्फ़ मौजूद है। और एक और आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, शायद वहाँ से बात और ज़्यादा वाज़ेह हो जाए। जिस एरिया में फिनिक्स लैंडर उतरा है उस एरिया में अगर आप 1 मीटर तक खुदाई कर सकें, वैसे तो बर्फ़ की लेयर है, लेकिन अगर आप 1 मीटर तक खोदें नीचे और वहाँ से मटेरियल को बाहर निकालें तो उसमें जो मटेरियल आपके पास आएगा उसमें आधा पानी होगा, आधी बर्फ़ होगी, आधी मट्टी होगी, यानी वहाँ पर सरफेस कंपोजिशन हाफ वाटर है। और ये फ्यूचर के एक्सप्लोरर्स के लिए एक बहुत बड़ी एक समझ लें कि एक खुशखबरी थी कि जी मार्स की सरफेस पर बहता हुआ पानी शायद ना हो, लेकिन सरफेस के नीचे बहुत दूर तक नहीं, बिल्कुल करीब में जमी हुई बर्फ़ जो है वो बिल्कुल मौजूद है। और फिनिक्स लैंडर, जैसे मैंने आपसे कहा कि 6 महीने टोटल इसने गुजारे हैं मार्स की सरफेस पे, और उसके बाद इसकी पावर लेवल्स इसके कम होते चले गए, इवेंचुअली ये ख़त्म हो गया। और इसने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी किए जिसमें इसने मार्स की डस्ट को, मार्स की मट्टी को उठा के एनालाइज भी किया, और उससे हमें बहुत सारी ऐसी बातें भी पता चली कि जी मार्स की डस्ट में, मार्स की मट्टी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपको बस ये आखिरी 2-3 बातें करता हूँ जी, बस ज़्यादा आज लंबी बात हम नहीं करेंगे, मेरा ख्याल है जी आज के लिए काफ़ी है। मैं बस बात को कंप्लीट करता हूँ। जब इसने मार्स की मट्टी को, सॉइल को एनालाइज किया तो हमें पता चला जी, एक तो मार्स की मट्टी जो है जब उसको गर्म किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हीटर्स लगे हुए थे, उसने मार्स की मट्टी को गर्म किया तो मार्स की मट्टी से वाटर वेपर तो खैर निकल नहीं थे, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली,
ठीक है, और बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी निकले। अब ये बस पंच लाइन है, लास्ट सेंटेंस है। बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी मौजूद थे जो पानी और लाइफ की मौजूदगी में बनते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्स के एनवायरनमेंट में आज नहीं तो माजी में लाइफ की प्रेजेंस या तो थी या उसको सपोर्ट करने वाले सारे फैक्टर्स मौजूद थे। मार्स की मिट्टी अल्कलाइन है, एटलीस्ट जहाँ पर फिनिक्स लैंडर उतरा है। और अल्कलाइन होने का मतलब ये है, आपके थोड़ी बहुत साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको पता है कि पीएच लेवल क्या होता है। तो जनाब इसका पीएच जो है वो 8 से 9 के बीच में है। इसका मतलब है कि मार्स की मिट्टी अच्छी खासी अल्कलाइन है। और इसके अलावा जनाब बस जी आखिरी बात करता हूँ और बस उसके बाद हम रुक जाएंगे। ये जो फिनिक्स लैंडर है इसने बस कंफर्म कर दिया कि मार्स की सरफेस के नीचे आइस अगर मौजूद है तो ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आज भी हो सकते हैं जिंदा, जो हार्श एनवायरनमेंट में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे मौजूद हैं, अर्थ पे भी हैं। आपको पता है एंटार्क्टिक रीजन में और हमारे आर्कटिक रीजन में ऐसे माइक्रोब्स हमें मिले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हार्श एनवायरनमेंट में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मार्स पे भी, और अपने 6 महीने के दौरान ये जो फिनिक्स लैंडर वहाँ पर रहा, इसने रात के टेम्परेचर को मेजर किया, मिनिमम टेम्परेचर को मेजर किया। और वो मैं आपको बता देता हूँ जी, जैसे जैसे सूरज होराइजन से नीचे गया, जो रात का कम से कम टेम्परेचर था जी, जब फिनिक्स लैंडर मार्स की सरफेस पे उतरा था तो मिनिमम टेम्परेचर जी -78 था। और जब इसकी डेथ हुई, जब इसने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, उस वक्त मार्स की सरफेस पर उस जगह का टेम्परेचर -90 था, यानी 12 डिग्री और नीचे गिर चुका था। यानी इसका मतलब यह है कि मार्स की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो इतना कम है। लेकिन मार्स की सरफेस के नीचे टेम्परेचर माइनस में हो सकता है कि ना हो, क्योंकि थोड़ी सी मिट्टी की शील्डिंग हो जाती है। तो हो सकता है कि मार्स की सरफेस के नीचे टेम्परेचर बेहतर हो। लिहाजा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्स की सरफेस के नीचे माइक्रोबियल लाइफ आज भी हो सकती है। ये पूरी एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं। ये एटलीस्ट हमें फिनिक्स लैंडर ने बता दिया। और अपकमिंग टाइम्स में हमने मार्स की सरफेस से मीथेन गैस निकलती हुई भी डिटेक्ट की है। तो ये और प्रूव मिल रहा है कि जी मार्स की सरफेस के नीचे शायद कोई ऐसी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो सकती है जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करे, क्योंकि मीथेन गैस स्ट्रांगली कनेक्टेड होती है लिविंग थिंग्स के साथ और लाइफ से जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनके साथ। तो ये सारी चीज़ें हमें उस तरफ लेके जा रही हैं कि जी मार्स की सरफेस पे अगर कोई भागते हुए 4 पाँव वाले जानवर नहीं है तो एटलीस्ट माइक्रोबियल लाइफ को आप 99% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर मैं बात को रोकता हूँ जी। होपफुली कि आज ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर हमारी ये सीरीज़ मज़ीद आगे बढ़ी तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे बात करेंगे कि जी हमें लेटेस्ट मिशंस ने क्या बताया है, और उसके हवाले से हम बात करेंगे जी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो फिनिक्स लैंडर के बारे में इतना डिटेल में नहीं जानती थी जितना ज़्यादा हम रेस्टोरेंट अपॉर्चुनिटी और इनके बारे में हम पढ़ते आए हैं और इन्हीं की तस्वीरें देखते आए हैं। लेकिन आज वाकई पता चला कि फिनिक्स ने कम वक्त में ज़्यादा डिस्कवरीज की हैं और ज़्यादा मालूमात रखी हैं। बिल्कुल जी, बहुत इंटरेस्टिंग था, मज़ेदार था। अच्छा, आपके हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, अगर मुझे सवाल करना चाहें तो रेज कर सकते हैं। आज के लेक्चर के मुकाबले या मार्स के बारे में कोई सवाल अगर आप ज़रूर कीजिए। जब तक हैंड रेज नहीं होगा, एक छोटा सा सवाल जो दौरान लेक्चर मेरे जहन में आया जी जी प्लीज़। कि आपने बताया बर्फबारी के बारे में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था। तो क्या वो पोल की साइड पर ही डिटेक्ट हुआ है कि वहीं पर ही वो बर्फ गिरती है मगर नीचे लैंड तक वो नहीं आ पाती है, या ये पूरे ओवर सैयारे पर जो है वो बर्फ गिर रही है? हाँ जी, ये असल में फिनिक्स लैंडर जहाँ उतरा है वहाँ पर तो उसने ये चीज़ देखी है अपने ऊपर, लेकिन मार्स के सरफेस पे क्लाउड फॉर्मेशन पूरे प्लैनेट पे होती है। तो अगर क्लाउड फॉर्मेशन हर जगह पर होती है
तो यकीनन ये फिनोमेनन भी हर जगह होता होगा। यानी सिर्फ बात इतनी सी है कि जहाँ बादल होते हैं वहाँ से छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े गिरते तो हैं, लेकिन चंद मीटर नीचे जाके वो एटमॉस्फेयर में डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो अगर पूरे मार्स के एटमॉस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन है तो यकीनन ये चीज़ हर जगह होगी, लेकिन कंफर्मेशन हमें सिर्फ इसी रीजन में मिली है, क्योंकि बाकी किसी खलाई जहाज़ पर हमने लाइडार नहीं लगाया, हमने वो लेज़र नहीं लगाई कि जो ऊपर जाए और हमें ये एटमॉस्फेरिक सारे फिनोमेनन जो हैं उनको दिखाए। तो उम्मीद यही है कि हर जगह पर ऐसा ही होगा। यानी ये मुमकिन भी हो सकता है कि किसी और एरिया में बर्फ जो है वो लैंड तक भी आती हो। नहीं, ये मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि मार्स के ऊपर क्लाउड फॉर्मेशन काफ़ी हाइट पर है और मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, इतना ज़्यादा ड्राई है कि वो बर्फ़ को मेल्ट भी नहीं होने देता, बर्फ़ से सीधा सब्लिमेशन होती है और वो गैस की फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नीचे गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं पर भी, इम्पॉसिबल। जी, थैंक यू। अच्छा, और हमारे साथ मौजूद है, कुछ सवाल करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए। मुझे मार्स के बारे में बहुत सवालात हैं, होने चाहिए। मार्स वो सब्जेक्ट है जिसमें मैं समझती हूँ कि सवाल ही सवाल होने चाहिए। असूलन तो ऐसे ही है। कि जितना ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है तो मैं तो बहुत हैरत अंगेज मोड़ पे पहुंचती जा रही हूँ। मार्स के बारे में जितना जाना है उतना ही कम लगा। मार्स तो हमेशा से जी हमारे नॉवेल्स का हिस्सा रहा है और फिल्मों का हिस्सा रहा है। अच्छा, जब भी कोई साइंटिफिक मूवी होती है तो 90% चांस होता है कि मार्स पे होगी। तो मार्स तो बड़ा हमारे साइंस का मेन फोकस रहा है हमें हमेशा से। बिल्कुल, और वो एक वर्ड बड़ा मशहूर है ना, मार्शियन लाइफ। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो मैं तो बल्कि रिकमेंड करूँगी तमाम लोगों को वाक़ई सर के अलावा और हमारे साथ यासिर है क्या है, इन 2 लोगों के अलावा जिनका मुझे पता है कि साइंस फिक्शन मूवीज़ का वो शौक रखते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग फल्कियात का शौक रखते हैं तो आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखा करें, सीजन्स देखा करें, मूवीज़ देखा करें, क्योंकि जो विजुअल देखने का मज़ा भी है और चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है और फल्कियात की बहुत सारी चीज़ें नहीं आता। बेशक, बिल्कुल। यासिर अली अमान साहब, हम आते हैं आपकी तरफ। हलीमा सना ने पूछा है, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या मार्स पे क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा जैसे आइस क्रिस्टल्स? आइस क्रिस्टल्स तो हमने डिटेक्ट कर लिए, बाकी क्रिस्टलाइजेशन तो एक कॉमन फिनोमेनन है, वो तो होता है। अब वो क्रिस्टलाइजेशन किस चीज़ की है, क्या सरफेस के ऊपर आइस के क्रिस्टल्स हैं तो वो भी हैं, क्या किसी मिनरल के क्रिस्टल्स हैं तो वो भी हैं, ये तो बिल्कुल है। मार्स की सरफेस के ऊपर क्रिस्टलाइजेशन है, ये तो कंफर्म है। जी। अच्छा, यासिर अली अमान, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी जी यासिर भाई, आप कुछ जुर्रत करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, मुझे इजाज़त है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे सर। खैरियत से हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल खैरियत है। वंस अगेन सर, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक सेशन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप हम सब के लिए इतना कीमती वक्त निकालते हैं और इतनी सारी मेहनत करते हैं। और मैम जैसे अभी पहले थोड़ी देर पहले कह रही थी कि किसी का कोई सवाल हो तो वो ज़रूर करे। बाकी सब यकीनन मुझ समेत सभी लोग सवाल करना चाहते हैं और हम इंतज़ार करते हैं आपके इस लेक्चर का। और बहुत सारी चीज़ें मैं तो अपने तौर पे सोच के रखता हूँ कि आज जब सेशन होगा तो सर से ये भी पूछूँगा। तो लेकिन वो आपका सेशन इतना जामे किस्म की एक इंफॉर्मेशन के ऊपर होता है कि वो सारे सवालों के जवाब हमें बगैर पूछे मिल जाते हैं। तो एंड पे मैं सोच रहा था कि मैंने सोचा था ये सवाल करूँगा पर वो सवाल हो नहीं सके। तो बस मैं सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहा था और मैडम का और स्पेस एसेस ग्रुप का कि जिन्होंने असल में हमें ये एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। और आप जैसी शख्सियत हमारे दरम्यान में मौजूद हैं कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है। और बग़ैर
कोशिश के बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऑल्दो इससे एक अल्लाह ना करे कि नाशुक्री वाली को कैफियत हो, क्योंकि जो आसानी से मिल जाती है वो इंफॉर्मेशन अक्सर लोग उसकी कदर नहीं करते। तो सर हम आपकी कदर करते हैं और आप हमारे लिए बड़े मोहतरम और बड़े ही काबिल इज्जत है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके इल्म में और बरकत दे, अल्लाह ताला बहुत नवाजें आपको। थैंक यू सो मच सर, आप इतना वक्त निकालते हैं और आप हमारे लिए बड़े कीमती हैं। अब बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। बस इतनी सारी बातें आपने कर दी हैं, बहुत शुक्रिया। बस कोशिश यही है कि जी सब तक बात पहुँचे, लेकिन अब अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, पब्लिक का जो बिहेवियर होता है जी बड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है। कभी तो ऐसा महसूस होता है जी पब्लिक इसलिए नहीं आ रही कि जी हमने कुछ थोड़ी सी पैसों की डिमांड कर दी है, शायद इसलिए वो नहीं आ रहे। कभी जहन में ये आता है, कभी ये जहन में ये आता है कि जी ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है तो शायद इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम काफ़ी शशोपंज में रहते हैं कि जी क्या करें। ये सिर्फ इस लेक्चर के हवाले से बात नहीं हो रही, ये जनरली एक बात है। इवन मैं भी जब एकेडमी में पढ़ाता हूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कह रहे होते हैं कि जी आपकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है जी, हम आ नहीं सकते हैं। तो ऐसा महसूस होता है जैसे हमने फ़ीस ज़्यादा रखी हुई है और लोग काफ़ी सारे नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जी फ्री ऑफ कॉस्ट जब कोई चीज़ आप कर देते हैं तब भी शायद उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती। तो ये मुहिम्मा अभी तक हमसे हल नहीं हुआ कि हम क्या करें। मेरा पर्सनल थोड़ा सा ओपिनियन जो है ना जी वो कुछ और है। हम वैसे ही जनरली जो है ना नॉलेज से थोड़ा सा दूर हटते चले जा रहे हैं। उसमें पैसे या फ्री की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि वो एक सॉन्ग भी है ना जी, मेरा ख्याल है वो किसी मूवी का एक सॉन्ग भी है कि हमें कोई ऐसी पढ़ाई मिलनी चाहिए जिससे घर में कमाई आए। हम समझते हैं कि जी हर चीज़ के पीछे कोई पैसा इन्वॉल्व हो, यानी क्या मुझे मरीख के बारे में जान के क्या मेरे बैंक बैलेंस में कोई 10-15 हज़ार का इजाफा होगा तो मैं ज़रूर अटेंड करता हूँ। तो हम अभी तक उसको कनेक्ट नहीं कर पाए हैं कि जी क्या ये लेक्चर्स या ये जो नॉलेज है ये हमें कहाँ लेकर जा रही है, इससे हमें बेनिफिट क्या है। जिस दिन ये बात हमें समझ में आएगी, ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और उसके बाद कुछ हो ना सके। वो उर्दू का मुहावरा भी है ना जी, तो कि जी अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। तो ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि हम ओवरऑल नॉलेज से दूर होते चले जा रहे हैं, वो बेशक कोई भी नॉलेज हो, फिज़िक्स हो, एस्ट्रोनॉमी हो। बाकी ये कि आप जैसे लोग जो हैं जी मौजूद हैं, तो आप जैसे 2 लोग भी होंगे, 3 लोग भी होंगे तो वो हमारे लिए इनकरेजमेंट होती है, तो हम आपके लिए आ जाते हैं। यकीनन मुझे वो एक और बात याद आ गई, जब मुसलमानों और कुफ़ार की जंग होती थी, ये उस ज़माने की बात है जब लास्ट प्रॉफिट मौजूद थे दुनिया में, तो उन्होंने ये भी कहा था मुसलमानों से कि जी आप अगर एक काफिर को भी मुसलमान कर लेंगे तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। तो एक बंदे का ईमान लाना भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो, आप बस अल्लाह की राह में अपनी जद्दोजहद जारी रखें। तो मेरा ख्याल ये है कि जी हम भी इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जी अगर 4 लोग, 2 लोग, 1 लोग भी सुन रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। इवेंचुअली कोई ना कोई ऐसा है जिसको ये सारी बातें जो हैं वो समझ में आ रही हैं और उसकी इम्पोर्टेंस उसके जहन में है। तो बस आप जैसे लोग हैं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बाकी क्या कहा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे ही कि चिराग से ही चिराग जलते हैं एक के बाद एक, और ऐसे ही इल्म इसी तरह आगे बढ़ता है। इनकी कोई कैद नहीं है कि एक सुन रहा हो या 10 सुन रहा हो। बिल्कुल इस उम्मीद का कि ये इल्म उस इंसान से भी जब आगे बढ़ेगा तो आप लातादाद होगा। बेशक। और जहाँ तक फल्कियात की बात है, तो फल्कियात में दिलचस्पी वैसे भी बहुत कम लोग रखते हैं बनिस्बत दूसरे इल्म। और मैं बड़ी हैरत में चली जाती हूँ सोच कर कि फल्कियात जैसे इल्म में दिलचस्पी ना रखना ठीक है कि इससे हमें कोई फ़ायदा ऐसे नहीं नज़र आता कि हमें क्या पैसे मिल रहे हैं इसको पढ़ के या हमें ये सितारों के और सैयारों के बारे में जानकर। लेकिन ये इल्म हमको इतना ज़्यादा खोल देता है, हमारे जहन को इतनी वुसअत देता है और बहुत कुछ समझ आता है। इस दुनिया में रह के भी क्या कुछ हो रहा है वो मेरा ख्याल है फल्कियात की समझ में आता है। बेशक। बात आपकी रोशनी, आपका दिया हुआ इल्म और इंशाअल्लाह आगे बढ़ता रहेगा हम सबके ज़रिए। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। और कोई
दोनों करना चाहते हैं, हमारे पास 7 मिनट है और अगर नहीं मुझे हम इसको वाइंड अप करते हैं। तो बाकी के अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे और बहुत बहुत शुक्रिया माजिद सर आपका। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोग ज्वाइन करते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमारी हौसला अफजाई होती है अगर हम ये करें और हमें हिम्मत पैदा होती है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो कमर कस के करना है और उसके पीछे नहीं हटना है। तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आप बहुत सबका भी और खास तौर पे सर आपका। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात। यू। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।